डॉक्टर शहबाज बरूच चकवाल से जी। जी जी। तो मेरा सर आज सवाल ये है कि आजकल हर तरफ सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे एक ही खबरें चल रही हैं। कभी कहते हैं इमरजेंसी लग रही है मुल्क में, कभी कहते हैं सदारती निजाम आ रहा है, तो इसकी भी खबरें भी चल रही हैं, मीडिया पे इज़ाक हो रही है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या खान साहब आप भी सदारती निजाम चाहते हैं या महज ये प्रोपेगेंडा है? देखिए मलिक साहब, आपको पता नहीं याद है, लोगों ने पता नहीं, मेरा जो पहली दफा जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने कौम से खिताब किया, तो मैंने कौम को एक चीज कही थी कि आपको बड़ा शोर मिलेगा और सारी जगह से आवाजें आएंगी कि मुल्क तबाह हो गया, ये हो गया, नाहिल है, ये खत्म हो गया। क्योंकि मैंने तब आपको कहा था सबको कि हमने कोई मुफाहमत नहीं करनी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। इस मुल्क के वो जो बड़े बड़े डाकू हैं, मैं वाजे करता हूं, ये चोर नहीं है, ये डाकू है। मैं 30 साल मैं पॉलिटिक्स में आया इनके खिलाफ था, नहीं तो मैं फिर से कहता हूं, जिस आदमी को अल्लाह ने सब कुछ दिया है उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि अपनी जिंदगी सारी लगाए, अपना घर बार सारा कुछ लगा के एक घटिया लोगों से हर रोज बुरे भली गालियां सुने। लेकिन मैं इसको जहाद समझता हूं। तो मैंने शुरू में कहा था कि जब भी, क्योंकि मैंने इनसे कोई मुफाहमत नहीं करनी, इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना कि किसी तरह हमें एनआरओ दे दो। जो जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क के ऊपर सबसे मार्शल लॉ से ज्यादा उसने जुल्म किया था इन दो बड़े घरानों को एनआरओ दे के, यानी इनकी चोरी माफ करके। और इस कौम ने जो कीमत उठाई हो उसकी हम आज भुगत रहे हैं कि आधा पैसा जो हम इकट्ठा करते हैं टैक्स से, वो आधा पैसा चला जाता है इनके लिए वो कर्जों की किस्तों के ऊपर। तो मुल्क चलाएं कैसे कि लोगों के कैसे तालीम दें, सेहत दें, स्ट्रक्चर ठीक करें, कैसे करें, जबकि आधा पैसा उन कर्जों पे जाता है, किस्तों पे जो इन्होंने लिए हुए हैं। और इन्होंने जिस तरह बेदर्दी से 10 सालों में, क्योंकि इनको एनआरओ मिल गया था, अपना नैब इनके बैठा दिया, जिस तरह इन्होंने इस मुल्क से किया है, ये अब मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे कि जी अब चले हम इसको ब्लैकमेल करेंगे, इसको शायद कुर्सी इतनी पसंद है कि ये भी आखिर में जाके जनरल मुशर्रफ ही कहेगा अच्छा जी मैं आपसे एनआरओ के नाम पे मैं आपसे समझौता कर देता हूं, अपने पैसे रख लो। और मैं इसको समझता हूं कि ये मुल्क की सबसे बड़ी गद्दारी है अगर मैं ये करूंगा। और इसलिए ये अफरा तफरी फैलाई हुई है, जो टीवी पे आता है, जो तबाह हो गया मुल्क में ये हो गया, गुर्बत बढ़ गई। मैं जरा आपके सामने पहले ये जरा रखता हूं ना, इन्होंने कहा कि गुर्बत बढ़ गई है। ये मेरे पास वर्ल्ड बैंक की फिगर्स हैं। ये चले हम तो कहेंगे तो लोग कहेंगे ये ठीक नहीं, वर्ल्ड बैंक तो हमारे से नहीं ऑर्डर्स लेता ना। वर्ल्ड बैंक की फिगर है कि 4 कैटेगरीज उन्होंने बनाई कि 4 क्लासेस है कि अगर आप डॉलर की 5.5 पर कैपिटा देखें तो उसके अंदर कितनी गुर्बत है, फिर 3.2 पर कैपिटा उसके अंदर कितनी गुर्बत है, 1.9 पर कैपिटा तो उसकी कितनी है। तो इन्होंने 4 कैटेगरी रखी है। चारों कैटेगरीज में वर्ल्ड बैंक कहता है कि चारों कैटेगरीज में गुर्बत कम हुई है। पहले में 0.6% कम हुई, दूसरे में 1.4% कम हुई गुर्बत, तीसरे में 2.9% कम हुई और आखिरी में 0.6% कम हुई। इसका मतलब कि हमारे दौर में तो गुर्बत कम हुई है। तो आप अगर ये देखें, इनका शोर देखें तो लगता है कि मुल्क तबाह हो गया। अब ये दूसरी चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक ने एक और चीज कही। अभी उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की खुद वेरीफाई करके उन्होंने फिगर्स लगाई है कि पाकिस्तान में जो दौलत में इजाफा हुआ है, यानी जीडीपी में इजाफा हुआ है, सालाना जीडीपी में, सालाना दौलत में जो इजाफा हुआ है वो 5.37% है। अब 5.37% जब कोरोना का मुकाबला कर रहा है मुल्क, जो सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में तो नेगेटिव में गई है उनकी ग्रोथ रेट, तो उधर जब पाकिस्तान का इजाफा हुआ है तो ये कैसे कह रहे हैं कि गुर्बत भी बढ़ गई, मुल्क भी तबाह हो गया। एक इकोनॉमिस्ट की आ गई है कि जो टॉप 3 मुल्क हैं जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से, यानी अहलियत थी इतने बड़े क्राइसिस का मुकाबला करने के लिए, और दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि ये 5.37% हमारी इकोनॉमी बढ़ी है। तो मैं आप सवाल पूछता हूं कि ये किधर से तबाही आ गई?
میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر مہنگائی آئی اور کئی طبقے تنخواہ دار طبقے کے اوپر مشکل وقت ہے, ساری دنیا میں مشکل وقت ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر شام کو ٹی وی دیکھیں اور جو ان کی باتیں سنیں, وہ دو آ جاتے ہیں, ایک بیچارہ تحریک انصاف کا معصوم بیٹھ جاتا ہے, وہاں باقی اینکر بھی مل جاتا ہے, وہ دو ان کے ساتھ جو دوسرے ہوتے ہیں, ملک مارا گیا, تباہ ہو گیا, یہ ہو گیا. تو یہ کیسے بتاتے ہیں اگر تباہ ہو گیا تو 5.37% ملک کی اکانومی بڑی کیسے ہے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی کیسے ہے. اگر آپ, اور میں یہ بھی چاہتا ہوں, میں اپنے صحافیوں سے چاہتا ہوں کہ دیکھیں اتنی مایوسی کئی دفعہ پھیلا دیتے ہیں کہ وہ لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ملک آج گیا تو کل گیا. یہ ملک اس وقت دنیا میں مثال دی جا رہی ہے جو سب سے بہتر نکلا ہے کرونا سے. اور یہ آپ ذرا سنیں کدھر کدھر فائدہ ہوا ہے ہم نے پالیسیز بنائی. سب سے پہلے کنسٹرکشن, پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو بوم آئی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. انہوں نے کہا نا کہ جی, مجھے کہتے تھے کہ جی انہوں نے کہا ہم گھر بنائیں گے اور یہ کریں گے اور ہم عام لوگوں کے لیے موقع دیں گے گھر بنانے کا. آپ ذرا یہ سنیں, اور یہ ساری جو میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں یہ آپ اپنے موبائل سے چیک کر سکتے ہیں, یہ پوچھ سکتے ہیں. سب سے پہلے جی جو بینکوں کے اندر یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ بینک چھوٹے لوگوں کو قرضے دے رہے ہیں گھر خریدنے کے لیے, اور اس کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی. وہ ایک ہوتا ہے فورکلوجر لا, وہ ہم نے جا کے اس کو عدالت میں لڑنا پڑا اور بڑی دیر سے 30 سالوں سے پھنسا ہوا تھا جو ہم نے کروایا. تو آج صرف پہلے یہ دیکھ لیں کہ 290 ارب کے لوگوں نے قرضے مانگے ہیں بینک سے. یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اس میں سے 123 جو اپلیکیشنز ہیں وہ بینکوں نے اپروو کر دی ہیں, پرائیویٹ بینکس ہیں. اس میں سے 40 ارب روپیہ دے چکے ہیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے اپنا گھر بنانے کے لیے کیونکہ وہ کرائے کے گھروں میں رہ رہے تھے. اب جتنا وہ کرایہ دیتے ہیں اتنی وہ آپ قسطیں دے رہے ہیں اپنا گھر بنانے کی, جو ساری دنیا کے اندر جو آپ قرضہ دے کے اپنے گھر لیتے ہیں, جس کو مورگیج فائنانسنگ کہتے ہیں انگریزی میں, وہ پاکستان میں پہلی دفعہ شروع ہو گئی ہے. اب عام تنخواہ دار طبقہ اپنا گھر بنا سکے گا. پہلی چیز, ہماری جو گورنمنٹ کی منسٹری ہے 45,000 گھر یونٹس بن رہے ہیں اس وقت. 45,000 گورنمنٹ کے جو یونٹس اس وقت ہم بنا رہے ہیں, اور یہ ہماری اسکیم تھی. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اب یہ سننے والی بات ہے کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن میں بڑی لوگوں کو چھوٹ دی, ہم نے ان کو انسینٹیوائز کیا, ان کے لیے ان کے رکاوٹیں دور کی. 324 پروجیکٹس ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں, اور اس میں 30 لاکھ گھر بن رہے ہیں. 324 پروجیکٹس ہیں, 30 لاکھ اس وقت گھر کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں. اس سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو آپ سوچیں کہ جب گھر بنتا ہے تو اس کے گھر کے اوپر 30 انڈسٹری اس کے ساتھ ہوتی ہے, یعنی کسی نے دروازہ ہونا, کسی نے لاکس بنانے ہوتے ہیں, ٹائلز وغیرہ وغیرہ, 30 انڈسٹریز. تو آپ سوچیں کہ اس سے اس ملک میں گروتھ ریٹ تو اس لیے بڑھی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو گروتھ ریٹ بڑھتی ہے. اس کے بعد اب کسانوں پہ آ جائیں. میں صرف کسانوں, 4 ہماری کپاس, گنا, چاول اور ویٹ, گندم, ان کے اندر پاکستان کی تاریخ میں, کاٹن میں نہیں باقی تینوں میں, اور پھر اس میں مکئی بھی ڈال دیں, مکئی, تو یہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں, اور ان کو ریکارڈ پیسہ ملا ہے اس کا. اس کی وجہ سے ان کے جو پیسہ گیا ہے دیہاتوں کے اندر, میں ذرا یہ آپ کو دکھا دوں کہ ہر 73% ان کی انکم بڑھی ہے. اس کا مطلب کیا, ہم نے عام فیملی کا کیا ہے کہ ہر فیملی کو 1,65,000 اضافہ ہوا ہے ان کی آمدنی کے اندر. یہ دیہات کے اندر میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آگے چلے جی, انڈسٹری, لارج سیل انڈسٹری, بڑے مزدوروں کو نوکریاں ملتی ہیں. 10% اضافہ ہوا ہے آج ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ پہ. میں بات کر رہا ہوں کہ کیوں یہ 5.37% گروتھ ریٹ میں اضافہ ہوا ہے. ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں 10% گروتھ ہوئی ہے, دیر کے بعد ہوئی ہے.
गाड़ियों की प्रोडक्शन रिकॉर्ड के ऊपर, ट्रैक्टर्स 15% बढ़े हैं, मोटरसाइकिल रिकॉर्ड सेल्स हुई है। पैसा आया तो ये हो रहा है ना। अगर इतने बुरे हालात होते, गुर्बत बड़ी होती, तो ये किधर से सेल्स हो रही है? पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन तारीख में कभी इतना टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ। 6000 अरब इंशाल्लाह हम टैक्स इकट्ठा करेंगे, और मैं आपको इंशाल्लाह, मैंने वादा किया था कि हम 8000 अरब रुपया पाकिस्तान से मैं टैक्स इकट्ठा करूंगा, इंशाल्लाह इससे भी आगे जाएगा। जो अब हम जो ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, टैक्स बेस बढ़ा रहे हैं। अच्छा, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर आ जाए, जो बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो मैंने कहा कि इनको मैं अब कहूंगा कि आप मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाएं। इन्होंने 930 अरब रुपए का फायदा हुआ है, इन्होंने ये 2021 के साल में इनकी प्रॉफिट बढ़े, इनकी प्रॉफिट्स में इजाफा हुआ है। प्राइवेट क्रेडिट ऑफ टेक, यानी जो उन्होंने प्राइवेट कंसर्न्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट करना है, जिन्होंने सरमायाकारी करनी है, उन्होंने रिकॉर्ड उनके क्रेडिट में यानी उन बैंकों से उन्होंने पैसा लिया इन्वेस्ट करने के लिए, जो 10 साल में सबसे ज्यादा लिया है, और वो 1.1 ट्रिलियन 1100 अरब रुपए का उन्होंने लिया है। हमारा आईटी सेक्टर, जो फ्यूचर है वो आईटी की है, और पहली दफा हमने इंसेंटिव्स दिए आईटी सेक्टर को। उनकी 2 अरब से 3.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। हालांकि ये कुछ नहीं है, 47% इंक्रीज हुई है, लेकिन जो हम अब इनकी मदद कर रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, फ्यूचर ये इंशाल्लाह ये सबसे तेजी से बढ़ेगा। एक्सपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं। हमारी इस वक्त 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, जो रिकॉर्ड है। मैं समझता हूं ये बहुत कम है, लेकिन हम पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि मुल्क तो तब तरक्की करेगा जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, उसके ऊपर पूरा जोर लगाया हुआ है। और रेमिटेंसेस, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी, उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा बैंकों के थ्रू इस बार ही भेजा, 30 अरब से ज्यादा, 30 अरब डॉलर से ज्यादा। इसकी वजह से हमारी, जो मैं आपको कह रहा हूं कि मुल्क के अंदर ये जो ग्रोथ रेट, जो हम कह रहे हैं कि ये सारे पहले तो कहते इतना बुरा हाल है, अब एकदम जब पता चला कि 5.37 अरब की ग्रोथ रेट हुई है, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो अब वो खुद ही उनको समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब है, तो उसके कोई बहाने मार रहे हैं। मेरी फिर से अपनी मीडिया से, लोगों से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखें, तनकीद बहुत जरूरी होती है एक मुल्क के लिए। और मैं फिर से कहता हूं, मैं 50 साल से, मैं तो पब्लिक आया में हूं, मैं तो तनकीद सुनता आया हूं, और तनकीद को एक अच्छी चीज होती है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा होता है, एक फेक न्यूज होता है, जो जान के फेक न्यूज के जरिए एक मुल्क में ये जो मायूसी फैलाई जा रही है, जी तबाह हो गए, मारे गए, जी मुल्क खत्म हो गया, ये वो लोग हैं जो माफियाज हैं। मैं फिर से अपनी कौम को बताना चाहता हूं, हमारा मुकाबला माफियाज से है। ये आम लोग नहीं हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं है, ये माफियाज हैं, जिनका सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट इसलिए गिरे कि क्योंकि इनकी वो जो खाना पीना, जो रोजी लगी हुई थी, जो हलवे खा रहे थे, जो बाहर इनकी अपार्टमेंट्स थी, ये इसके ऊपर टांग ना आ जाए, कहीं इनका एहतसाब ना हो जाए। और ये बैठ के, और इसके अंदर मीडिया में लोग बैठे हुए हैं, अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इनके साथ मिलकर मुसलसल मायूसी फैला रहे हैं। तो इनसे मैं आज ये पूछता हूं कि इसका क्या जवाब है कि आपने तो जो जिस तरह की मायूसी फैलाई है, बताया कि ये ग्रोथ रेट 5.37% की कैसे हुई है। और ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। ये जो सारी मैंने सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ हो रही है, ये बढ़ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? अगर ये इतने बुरे हालात थे तो यहां तो आज बैंकक्रप्ट होना चाहिए था लोगों को। इस वक्त तो लोगों को बेरोजगारी बढ़नी चाहिए थी। रोजगार भी बढ़ रहा है, गुर्बत भी कम हो रही है, मुल्क की दौलत में भी इजाफा हो रहा है, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही है। तो ये मायूसी किस चीज की है? और फिर ब्लूमबर्ग एक मैगजीन है जो कि फिर से मैं कहता हूं सारी दुनिया में इकोनॉमीज को, हर मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर तबसरा करती है। वो कह रही है कि पाकिस्तान की जो अब इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल रास्ते पे चली गई, और आगे उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि मुल्क सही तरफ आगे जा रहा है। हम तो नहीं कह रहे। तो मैं इसलिए अपने लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बैलेंस करें। तनकीद तो अच्छी होती है, लेकिन साथ साथ ये भी तो बताएं, इसका भी तो बताएं कि ये जो मुल्क में फायदे हो रहे हैं।